हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूवर्स की भेजी हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज़ सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई अजीब सी घटना घटी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। अंधेरों में। अंधेरों में। ये पहली घटना मुझको सनप्रीत जी ने पंजाब से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको सनप्रीत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सनप्रीत है। मैं पंजाब के मनसा का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे घर में ही घटी थी। ये घटना है 2005 की। उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ था। ये घटना मुझे मेरे ताऊ ने बताई थी। मेरे ताऊ के बाकी घर वाले यानी कि मेरे दादाजी और उनके पिताजी ये सब किसान थे। मेरे पिताजी की ही एक सरकारी नौकरी लगी थी, वो पुलिस में थे। पापा अक्सर अपनी ड्यूटी की वजह से बाहर ही रहते थे और घर में मैं मम्मी के साथ रहता था और बाकी घर वाले भी रहते थे। मैं ज़्यादातर समय अपने ताऊ जी के साथ ही बिताता था। वो मुझे बहुत मानते थे और मैं भी उन्हें बहुत मानता था। ताऊ जी के रहने की वजह से मुझे पापा की कमी बिल्कुल भी नहीं खलती थी। ताऊ जी अक्सर शाम को खेतों में जाया करते थे और गाय भैंसों के लिए चारा लेकर आया करते थे। उनका पूरा डेली का यही रूटीन ही था। वो पूरा एकदम गांव के आदमी थे। शुद्ध खाना और शुद्ध तरीके से रहना। 2005 की जून की बात है। ऐसे ही ताऊ जी खेतों में बरसीन काटने गए थे ताकि वो गाय भैंसों का चारा बना सकें। जब वो गए थे तो एकदम नॉर्मल थे। शाम हो गई थी। शाम के करीब 7 बजे वो अपने खेत से वापस आए। आमतौर पे वो 6 बजे तक वापस आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त काफी ज्यादा टाइम हो गया था। पापा और उनके घर वाले भी ताऊ जी की चिंता करने लगे थे, लेकिन वो 7 साढ़े 7 बजे तक शाम होने के बाद वापस आए। उन्होंने अपने हाथों में ढेर सारी बरसीन पकड़ी हुई थी और वो उन्हें चारा घर में रखने जा रहे थे, जहां पर पापा और उनके दादाजी बैठे हुए थे। चारा घर उन्हीं के जस्ट सामने ही था। ताऊ जी उन लोगों के सामने से निकल के गए। पापा के दादाजी ने ताऊ से पूछा कि तुमको आने में इतनी देर क्यों हो गई। उन्होंने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप चारा घर के अंदर चारा रखने चले गए। उनकी ये हरकत किसी को भी समझ में नहीं आई। हालांकि ताऊ जी बहुत हंसमुख इंसान थे, वो किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने दादाजी के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। उन लोगों को लगा कि शायद वो सुन नहीं पाए और वो फिर चारा घर के अंदर चले गए। पिताजी और दादाजी वहीं पर खटिया पर बैठ के खाना खा रहे थे और तभी आधे घंटे से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन ताऊ जी चारा घर से वापस बाहर निकले ही नहीं। आधे घंटे तक जब वो बाहर नहीं निकले तो फिर पापा ने ताऊ जी को आवाज दी, लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं आया। हमारा चारा घर काफी ज्यादा बड़ा है। उसके अंदर हम लोग गोबर के उपले भी रखते थे जो हम ठंडियों में जलाते थे। पुरानी लकड़ियां और बरसीन काटने की मशीन भी थी जिससे हम लोग गाय भैंसों का चारा काटा करते थे। काफी देर तक आवाज देने के बाद जब ताऊ जी बाहर नहीं आए तो पापा उनको ढूंढने के लिए चारा घर में गए। वो जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ताऊ जी बरसीन काटने वाली मशीन के बगल में नीचे चुपचाप बैठे हुए हैं। पापा ने उनसे पूछा कि ताऊ जी, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं पर बैठ के आगे पीछे हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ पढ़ रहे हों। उनकी ये हरकत पापा को बहुत अजीब लगी। उस वक्त चारा घर में लाइट नहीं थी, काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। पापा तुरंत बाहर गए और लालटेन लेके दोबारा चारा घर के अंदर गए। जब वो चारा घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ताऊ जी वहां पर है ही नहीं, वो वहां से गायब हो चुके थे। वो फिर पूरे चारा घर में ताऊ जी को ढूंढने लगे और वो कहीं पर भी नहीं मिले। बरसीन काटने की जो बड़ी सी मशीन थी वो लोहे की थी। उसको घुमाने के लिए और चलाने के लिए बहुत ताकत लगती है। वो मशीन पापा के देखते देखते उनकी आंखों के सामने अपने आप चलने लगी और मशीन के पीछे ताऊ जी खड़े थे
जो कि पापा को बहुत गुस्से में देख रहे थे। पापा ने उनसे पूछा कि ताऊ जी आपको क्या हो गया है। पहले पापा को लगा कि बरसीन काटने वाली मशीन को ताऊ जी ने घुमाई है, लेकिन सच तो ये था कि वो अपने आप घूम रही थी। ताऊ जी उनको गुस्से से देख रहे थे। पापा लैंटेन लेके ताऊ जी के पास गए। तब उन्होंने देखा कि ताऊ जी की आंखें एकदम लाल हैं और वो उन्हीं को गुस्से में देख रहे हैं। उन्होंने तुरंत पापा के हाथ को पकड़ा और उनके हाथ को पकड़ के मोड़ दिया। वैसे तो ताऊ जी थोड़े बुजुर्ग थे, लेकिन उनके अंदर एक जवान आदमी की ताकत आ गई थी। उस वक्त पापा भी मेरे कसरत किया करते थे, लेकिन वो ताऊ जी के पकड़ को छुड़ा ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने तुरंत पापा के बाल को पकड़ के नोचना चालू कर दिया। फिर दोनों लोग बुरी तरीके से हाथापाई करने लगे। वो ऐसे क्यों कर रहे थे किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उनके हाथापाई और चिल्लाने की आवाज सुन के घर के बाकी सदस्य उठ गए और चारा घर की तरफ भाग के जाने लगे। तब उन्होंने ताऊ जी और पापा को हाथापाई करते हुए देखा। पापा को और ताऊ जी को उन्होंने छुड़ाया। पापा तो शांत हो गए, लेकिन ताऊ जी जोर जोर से गालियां देने लगे और चिल्ला रहे थे कि मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम लोगों ने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। उनकी आवाज भी काफी ज्यादा बदली हुई लग रही थी। नॉर्मल आवाज जैसे ताऊ जी की होती है, उससे और ज्यादा भारी और खतरनाक। उनकी आंखें लाल हो गई थी। दादी, दादा और घर के सारे सदस्य आके उनको देखने लगे। उनकी आंखें और हरकतें देख के दादी समझ गई थी कि उनके ऊपर कोई भूत चढ़ गया है, जिसने उनको अपने वश में कर लिया है। उनको रोकने के बाद जब वो नहीं रुक रहे थे, तो सबने फिर उनको मिलके पकड़ा। वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। वो अपने हाथ पैर को झटक रहे थे। 3 आदमी मिलके भी उनको ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई थी। वो चिल्ला रहे थे। धीरे धीरे उनकी आंखें भी पलट गई थी और वो काली आंखें हो गई थी। उनकी नसें उनके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रही थी और हाथ पैर की भी नसें वो भी बाहर आ गई थी और काली काली हो रही थी। उनके मुंह से राल निकल रही थी और राल भी काली थी। ये देख के पापा और सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। गाय और भैंस का चारा काटने वाली वो लोहे की मशीन भी लगातार घूमे जा रही थी। उसको कोई रोक तक नहीं पा रहा था। वो बिना किसी के घुमाए ही घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ताऊ जी उसको घुमा रहे हों, अपनी आंखों से बस देख के। ताऊ जी जितनी जोर से चिल्ला रहे थे, वो चारा काटने वाली मशीन उतनी ही तेजी से घूमती जा रही थी। उनकी आवाज इतनी ज्यादा भयानक हो गई थी कि हमारी गाय भी बहुत ज्यादा डर गई थी। डर की वजह से सारी गाय चिल्ला रही थी और रात में गांव के कुत्ते भी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन कुत्तों को किसी काली शक्ति के होने का आभास हो चुका है। फिर उनको पकड़ के लोग चारा घर से बाहर लेकर आए और उनको खटिया पे बैठा के पकड़े हुए थे। और तभी दादी ने तुरंत ओझा को बुलाने के लिए बोला। पापा के दोस्तों ने ओझा को बुलाया। अब वो ओझा मर चुके हैं। पापा ने बताया था कि वो ओझा हमारे गांव से 3 गांव दूर रहते थे। उनको वो लोग साइकिल से लेने गए और लेकर आए। ओझा ने ताऊ जी को देखते हुए बोला कि उनको एक काली आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। वो ओझा ताऊ जी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आत्मा ने उनको ऐसे वश में किया हुआ था कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। वो बस चिल्ला रहे थे और उनके मुंह से काला काला झाग निकल रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसी आत्मा थी। उसके बाद उस ओझा ने अपनी पोटली से एक काले रंग का कपड़ा निकाला और ताऊ जी की आंख पर बांध दिया, जिसकी वजह से वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। जैसे ही उस ओझा ने ताऊ जी की आंख पे उस कपड़े को बांधा, वो एकदम शांत हो गए। और जब ताऊ जी को चारा घर से बाहर निकाल के लाए थे, तो वो चारा काटने वाली मशीन भी अपने आप रुक गई थी। और जैसे ही उनकी आंख पे इस पट्टी को बांधा गया, ताऊ जी ने भी चिल्लाना और अपने हाथ पैर को झटकना बंद कर दिया। इससे ये बात तो पता चल गई थी कि वो आत्मा हम सबको देख रही थी और हम सबको देखने की वजह से ही वो ऐसी हरकतें कर रही थी। ताऊ जी एकदम शांत हो गए थे। उसके बाद उस ओझा ने उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। उस आत्मा ने बताया कि कई सालों बाद मुझे मार के दफना दिया गया था और एक खेत में ही मुझको दफन किया गया था। मेरे शरीर की हड्डियां बची हुई थी। उसके बाद जिसके खेत में मेरे शरीर की हड्डियां थी, उसने खोद के सारी हड्डियां एक रोड पर फेंक दी और वो रोड से होते हुए मैं खेत में चली गई। जब ये आदमी खेत पर आके चारा काट रहा था, तो इसने मेरी हड्डियों को भी गलती से काट दिया और चारे के साथ ही इसने मेरी हड्डियों को अपने चारे की पोटली में रख लिया और मुझे इस घर में लेकर आ गया। मेरी सारी हड्डियां वहीं पर हैं,
लेकिन उस हड्डी का एक टुकड़ा इस घर के चारे में है। मुझे अपनी सारी हड्डियां वहीं पर वापस चाहिए। उस वक्त भी मैंने इस आदमी को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। ये लगातार बस चारा काटे जा रहा था। जब इसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं इसके सर पर जाके बैठ गई और फिर मैं इसके जिस्म के अंदर घुस गई। और जब तक मेरी सारी हड्डियां एक जगह नहीं आ जाती हैं और उन्हें ढंग से दफनाया नहीं जाता है या उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, मैं इस आदमी के शरीर को नहीं छोड़ूंगी। ये सारी बातें ताऊ जी के मुंह से उस आत्मा ने बुलवाई थी। ये सारी बातें पता चलते ही चारे के उस बंडल में पापा जाके उस हड्डी के टुकड़े को खोजने लगे और उन्हें एक छोटी सी हड्डी मिली भी, जो कि शायद इंसान के पैर की हड्डी थी। उसको तुरंत वो लोग खेत के पास लेकर गए और उस जगह पर गए जहां पर ताऊ जी चारा काटने गए थे। वहां पर और भी हड्डियां पड़ी हुई थी। उस वक्त तांत्रिक भी वहां पर था, लेकिन ताऊ जी को सब लोगों ने घर पर बांध के रखा हुआ था। उसके बाद उन हड्डियों को उसी रात दोबारा खोद के एक कब्रिस्तान के पास दफना दिया गया। उन हड्डियों को दफनाते ही ताऊ जी की तबीयत तुरंत ठीक हो गई और वो तुरंत नॉर्मल हो गए। उस आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया था। हालांकि उस रात उन्होंने किसी से भी बात नहीं की और वो चुपचाप जाके अपनी खटिया पर सो गए थे। अगले दिन सुबह जब वो उठे तो उनको रात के किसी भी वाक़ये के बारे में कुछ याद ही नहीं था। उन्होंने बताया था कि उनको आखिरी दृश्य वही याद था जब वो खेत में चारा काट रहे थे। उसके बाद से उनको क्या हुआ और उनके साथ क्या बीती, ये उनको कुछ भी नहीं पता। इस घटना के बारे में जब ताऊ जी को सबने बताया तो ताऊ जी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उस दिन के बाद से ताऊ जी अपने खेत के उस हिस्से में कभी भी चारा काटने नहीं गए और ये डर उनके दिमाग में काफी दिनों तक बैठा हुआ था। जब इस घटना के बारे में मुझे पता चला तो मैं भी बहुत ज्यादा डर गया था। अगर उस वक्त मैं होता और ये घटना मेरी आंखों के सामने घटी होती तो शायद मैं अपने आप को संभाल भी ना पाता। इस घटना की बताई हुई एक एक बात एकदम सच है और खेत के उस हिस्से में भी मैं नहीं जाता हूँ। तो ये थी मेरे व्यूअर की भेजी हुई पहली घटना और अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मुझको समीरा जी ने भेजी है। समीरा जी ने ये घटना मुझको कानपुर से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको समीरा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम समीरा है। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। ये घटना 2010 की है और बनारस में मेरे साथ घटी थी। हमारी एक आंटी थी, मैं उन्हीं के यहाँ बनारस में गई हुई थी। दरअसल उनके परिवार वालों का एक्सीडेंट हो गया था और वो लोग काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे। उनकी आधी फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट थी। आंटी ने मुझे अपने घर बुलाया था ताकि मैं उनकी खाना बनाने में थोड़ी मदद कर सकूं और साथ ही मैं उनके घर का थोड़ा बहुत देखभाल कर सकूं। उस वक्त मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मैं भी उनके पास बनारस चली गई। उनका घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था। बनारस की गलियों से तो आप लोग वाकिफ़ ही होंगे। उन्हीं गलियों में उनका भी एक घर था। दरअसल उनका जो घर था उसके अगल बगल दोनों घर बंद थे और काफ़ी ज़्यादा पुराने थे। शायद उन घर का मालिक वहां पर रहता भी नहीं था। आंटी का घर बनारस की उन पुरानी गलियों में था जिनमें कभी कभार ही पेंट होता है। उनका घर मेरे हिसाब से 20 साल से पेंट ही नहीं हुआ था। उनका घर एकदम पुराने डिजाइन का बना हुआ था। सफेद रंग का पेंट जो बारिश की बूंदों की वजह से काला हो गया था। फर्श जो लगभग चिटकी हुई थी। घर के सामने एक छोटी सी नाली और घर के सामने एक दूसरा घर और उन दोनों घरों के बीच में बस 2 मीटर की दूरी। इतना पुराना घर था और इतना कोने में बना हुआ था। मैंने सुबह जल्दी उठ के आंटी की खाना बनाने में मदद की क्योंकि उनको हॉस्पिटल जाना था। वो फिर हॉस्पिटल चली गई। मैं हर 1-2 घंटे में उनको फ़ोन करती रहती थी और उनसे पूछती रहती थी कि अंकल की और मेरे भाइयों की तबीयत कैसी है। और उनका हर बार एक ही जवाब होता था कि इस वक्त उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। मैं भी फिर इस बारे में उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। मैं बस उनसे इतना कहती थी कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर दिया करिएगा। दोपहर हो चुकी थी और उस वक्त मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। बारिश भी होने वाली थी, इसलिए मैं छत पर जाके जितने कपड़े हो सके सारे कपड़े उतार के नीचे ले आई। उस घर की छत भी काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। कपड़े उतार के लाने के बाद मैंने देखा कि आंटी का फ़ोन आ रहा था। मैंने उनका फ़ोन उठाया और वो फ़ोन पर रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आंटी आखिर क्या हो गया है। उन्होंने बताया कि अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनकी हालत सीरियस हो रही है। दोनों भाइयों की तबीयत तो थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी,
और वो लोग होश में भी आ गए थे। लेकिन अंकल के सर पर काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनको आईसीयू में रखा गया और फिर वो वेंटिलेटर पर थे। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। बारिश भी लगभग होने लगी थी। मैंने आंटी से कहा कि आप परेशान मत हो, बारिश की वजह से मैं उनके पास भी नहीं जा सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम घर का ख्याल रखना, मैं यहाँ पर रह के सारी चीज़ें देख रही हूँ। मैंने उनसे कहा ठीक है। उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मैं घर पर अकेली थी। उस वक्त शाम के 8 बज रहे थे और बारिश रुकी नहीं रही थी। पूरी गली में पानी भरा हुआ था। छत से पानी भी टपक रहा था। बस जोरों से बारिश की आवाज़ आ रही थी। मैं घर पर चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं आंटी के लिए खाना बना लूं और किसी तरह उन तक खाना पहुंचा दूं, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। मैं खाना बनाने लगी और अपने घर पर फ़ोन करके मम्मी को अंकल की हालत के बारे में बता रही थी। खाना लगभग बन ही चुका था। मैं कमरे में आकर मम्मी से बात कर रही थी। तभी अचानक से किचन में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। वो चीज़ काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरी। ऐसा लगा कि किसी ने उठा के कोई चीज़ दीवार पर फेंक के मारी हो। मैं भागते हुए किचन में गई। मैंने देखा कि मैंने जो दाल बनाई हुई थी वो पूरी की पूरी दाल नीचे किचन की ज़मीन पर गिर गई है। ये देख के मैं एकदम हैरान हो गई। उसके बाद मैंने फ़ोन काटा और तुरंत किचन को साफ करने लगी। मैं किचन साफ कर ही रही थी, उसी वक्त मुझे आंटी के कमरे से बेड के ऊपर किसी की कूदने की आवाज़ आई और वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से आई थी। मैं भागते हुए आंटी के कमरे पर गई। वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं इन सब चीज़ों पर उतना ध्यान भी नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अंकल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तभी अचानक से घर में लाइट चली गई और मेरे फ़ोन की बैटरी भी लगभग ख़त्म ही हो गई थी। किचन में ही मोमबत्ती रखी थी, इसलिए मैंने तुरंत मोमबत्ती को दोबारा जलाया और किचन पर गिरी दाल को साफ करने लगी। मुझे कुछ अजीब ज़रूर लग रहा था। वहाँ पर कोई और भी था मेरे अलावा। उनका घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था और अब मुझे हल्का हल्का डर लग रहा था। उनके बेड से मुझे दोबारा वही आवाज़ आई और इस बार मैं वहाँ पर नहीं गई। मैं चुपचाप किचन में ही थी और बेड से आती हुई आवाज़ों को धीरे धीरे सुनने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके घर में कोई टहल रहा है। मेरे अलावा भी उस घर में कोई था। मैं किसी को फ़ोन करके बुला भी नहीं सकती थी, क्योंकि फ़ोन मैंने आंटी के रूम में ही छोड़ दिया था और मेरी हिम्मत भी रूम के अंदर जाने की नहीं हो रही थी। मैंने मोमबत्ती हल्की सी आगे बढ़ाई तो मैंने देखा कि उनके कमरे में एक परछाई टहल रही है। वो कोई आदमी था जो धीरे धीरे चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। बारिश की वजह से इतनी तेज़ आवाज़ हो रही थी कि मैं किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने तभी आवाज़ दी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। कोई भी जवाब नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। जो मेन दरवाज़ा घर के अंदर आने के लिए यूज़ होता था, उसको मैंने अंदर से बंद किया हुआ था। उस दरवाजे के बंद होने के बावजूद भी वो अंदर कैसे आ गया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और इतनी जल्दी वो आंटी के रूम में कैसे चला गया, मुझे ये भी नहीं पता चला, क्योंकि कुछ सेकंड पहले मैं वहीं पर ही थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि आखिर लाइट कब तक आएगी। वो कुछ देर तक कमरे में ही टहलता रहा और कमरे से बाहर नहीं आया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। किचन के सामने ही मेन दरवाज़ा था। मैं तुरंत भागते हुए मेन दरवाजे की तरफ गई और उस दरवाजे को खोल के मैं घर से बाहर चली गई और दरवाजे को बाहर से बंद कर लिया। दरवाजे को बंद करते ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी कि घर में कोई चोर घुस आया है। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही इस आंटी के घर के सामने वाले जो पड़ोसी थे वो तुरंत बाहर निकल आए। हालांकि उनके घर की बालकनी में और आंटी के घर की बालकनी में ज़्यादा दूरी नहीं थी। मेरी आवाज़ उनके घर तक पहुंच गई और सामने रहने वाले भैया तुरंत बाहर आ गए। उनके साथ उनके पिताजी भी आए। मैंने उनको बताया कि घर के अंदर कोई घुस गया है और वो घर के अंदर टहल रहा है। वो लोग तुरंत डंडा लेके आए और मेरे सामने ही उन्होंने घर के मेन दरवाजे को खोला और घर के अंदर गए। जब घर के अंदर वो लोग गए तो वो पूरा घर खाली था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने उस आदमी को कहाँ पर टहलते हुए देखा। तब मैंने उनको बताया कि अंकल आंटी के रूम के अंदर मैंने उसको टहलते हुए देखा और वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। उन लोगों को लगा कि मुझे किसी तरीके का कोई वहम हुआ है, लेकिन मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था। वो जो दाल जमीन पर गिरी हुई थी वो भी मैंने साफ कर दी थी, इसलिए मैं ये भी नहीं बता सकती थी कि आखिर वो दाल गिरी भी थी या नहीं।
कुछ देर बाद लाइट भी आ गई और मैंने तुरंत अपने फ़ोन को चार्ज किया। वो लोग जा चुके थे और मैं घर में दोबारा अकेली थी। लाइट आते ही मैंने देखा कि अंकल आंटी के घर की दीवार पर जो पर्दा था उस पे किसी के हाथ के निशान बने हुए हैं, और वो निशान किसके थे मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत आंटी को फ़ोन किया और अंकल की हालत के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि अंकल की मौत हो चुकी है। जब आंटी ने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैं रोने भी लगी थी, क्योंकि अंकल नेचर के बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मैं आंटी को मेरे साथ जो कुछ भी घटना घटी वो बताना चाह रही थी, लेकिन मैं इस समय उनसे कुछ भी बोलना नहीं चाह रही थी, वरना वो और ज़्यादा परेशान हो जाती। मैंने इस बात को उन्हें नहीं बताया और ना ही उनके घर के सामने वाले पड़ोसी ने। मैंने इस घटना को अपनी माँ को बताया। जब मेरी मम्मी ने इस घटना के बारे में सुना तो वो सब कुछ समझ गई थी। उन्होंने बताया कि हो सकता है अंकल की मौत के बाद उनकी आत्मा उनके घर आई हो, क्योंकि अक्सर किसी की मौत के बाद 13 दिन तक उनकी आत्मा उनके घर पर ही रहती है। मैं ये बात समझ चुकी थी और मम्मी भी, लेकिन हमने इस घटना के बारे में आंटी को उस वक्त बिल्कुल भी नहीं बताया। और ये जो घटना उनके घर में मेरे साथ घटी वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। अंकल की बॉडी पूरी रात घर पर थी। उसके बाद अगले दिन उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, लेकिन मैंने इस घटना के बारे में किसी को कभी भी कुछ नहीं बताया। उस दिन के बाद से मैं आंटी के घर पर नहीं गई। हालांकि आंटी हमारे यहाँ बहुत बार आ चुकी हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी इस घटना के बारे में उन्हें बिल्कुल नहीं बताया। और ये घटना जो मेरे साथ घटी वो एकदम सच है। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर के द्वारा भेजी गई 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।